आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम। मातली हैदराबाद कराची तमाम पाकिस्तानियों को आपका अपना मेज़बान फराज अकबर शाहीन की तरफ से अस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान और इस पे जान भी कुर्बान है। नाज़रीन, आपको पता है शाहीन की परवाज़ में हर संडे को 11:10 पे आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। आपको पता है हम हक पर जान लुटाएंगे, हम हक पर जान लुटाएंगे, हम शौक़े शहादत वाले हैं, हम शौक़े शहादत वाले हैं। वो साथ हमारा तर्क कर दें, वो साथ हमारा तर्क कर दें जो मौत से डरने वाले हैं। वतन की मट्टी गवाह रहना, हमने सरहद पे जान लुटाई है। जो सरहद पे खड़े हैं वो तो असल हीरो हैं हमारे। यकीनन जो सरहद पे खड़े हैं वही असल हीरो हैं हमारे। हमें अजीज़ है अपनी धरती, अपनी जान और अपनी शान से भी ज़्यादा। हमें अजीज़ है अपनी धरती, अपनी शान और अपनी जान से भी ज़्यादा। सरहद पे जो सिपाही मौजूद हैं हमारी वजह से कुर्बानियाँ देते हैं, तभी तो हमारा वतन सुकून से रहता है और हम सुकून से सोते हैं। नाजरीन, आपको पता है इस वक्त हालात खित्ते के बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हैं और जंगी सूरत हाल है। मैं सबसे पहले जो है वो चैनल 5 की तरफ से, शाहीन की परवाज़ की तरफ से, आयतुल्ला खमीनी साहब जो शहादत जिनकी हुई है, उनकी बहू, बेटा, दामाद, उनकी बेटी और उनकी नन्ही नवासी और वहाँ के जो आर्मी चीफ़ हैं, उन सब की शहादत पे तमाम मुसलमान अफसरदा हैं और अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। और तमाम मुसलमानों को इस मौके पे मुत्तहद हो जाएं, हम तमाम सियासी पार्टियां मुत्तहद हो जाएं। ना कोई पीपल्स पार्टी है, ना कोई मुस्लिम लीग नून है, ना कोई MQM पाकिस्तान है, ना जमात इस्लामी है और ना अदर कोई PTI है। हम सब पाकिस्तानी हैं, हम सब मुसलमान हैं और हमें सबको मुत्तहद होना है। हमारे साथ इसी टॉपिक पे हम गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ पीपल्स पार्टी से मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं पीपल्स पार्टी की अनीला अंसारी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खैरियत से हैं आप? ठीक ठाक हैं? उन्हीं के साथ तशरीफ़ रखते हैं वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर बराए यूथ प्रोग्राम सिंध, सदर कराची डिवीज़न पाकिस्तान मुस्लिम लीग, डॉक्टर फ़हाद शफ़ी साहब। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप खैरियत से हैं? सर आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? फ़ाद भाई मैं क्या करूं, मेरे कान में ना जिन्नात मौजूद होते हैं और मुझे मजबूरी है कि ब्रेक पे जाना पड़ता है। नाजरीन, आप कहाँ जा रहे हैं? मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान। मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत पाकिस्तानी और एक और खूबसूरत पाकिस्तानी ने हमें ज्वाइन किया जिनका ताल्लुक MQM पाकिस्तान से, सूबाई असम्बली के मेंबर हैं जनाब सैयद शारिक जमाल साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यकीनन कराची की ट्रैफिक की वजह से थोड़ा सा लेट हो गए। बिल्कुल ऐसे ही है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। और आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह। नाजरीन, गज़ब लिल हक जो कि हमारी पाक फ़ौज ने जो ऑपरेशन शुरू किया है अफ़गानिस्तान की जो दहशतगर्द तालिबान हैं उनके ख़िलाफ़, और उसमें 415 अफ़गान तालिबान हलाक हो चुके हैं, 580 ज़ख्मी हो चुके हैं। अफ़गान तालिबान की 182 चेक पोस्ट मुकम्मल तौर पे तबाह हो चुकी हैं। अफ़गान तालिबान की 31 चेक पोस्ट पे पाकिस्तान का कब्ज़ा है। अफ़गान तालिबान 115 टैंक, फ़ौजी गाड़ियाँ, अफ़गानिस्तान की 46 मुकामात को फ़ज़ाई कार्रवाई में निशाना बनाया गया है। ये कहना है जनाब अता तारड़ साहब का। जी फ़ाद साहब, खित्ते की सूरत हाल आपके सामने है, ये वक्त मुत्तहद होने का है। सर आपकी क्या राय है इस बारे में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, जैसे आपने ये सारी डिटेल्स बताई और अता तारड़ साहब का नाम लिया, तो इस वक्त मेरे हिसाब से कोई 2 घंटे की नींद शायद अता तारड़ और इस वक्त प्राइम मिनिस्टर की टीम ले रही होगी। और इस चीज़ का मैं ख़ुद गवाह हूँ क्योंकि हमारे पास जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं उसके अंदर कंटिन्यूसली हर 5 मिनट बाद वीडियो और उसकी डिटेल आती है, जो कि हम अपना फ़र्ज़ समझते हुए उसको आगे स्प्रेड करते हैं और सोशल मीडिया पे पोस्ट कराते हैं। जो कि इस वक्त मुत्तहद होने की आपने बात की, तो डेफिनेटली कि इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तानी है वो इस वक्त अपने पाकिस्तान के साथ मुत्तहद है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और जो पाकिस्तानी नहीं है वो मेरे हिसाब से मुत्तहद नहीं होगा। जो इस पाकिस्तान से मोहब्बत करता है
وہ متحد ہے. دیکھیں یہ سب سے جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا شکر ادا کرتے ہیں کہ جو بنیان مرصوص جو کہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ ہوئی اور ہم نے زبردست فتح حاصل کی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے کلمے کے ساتھ شروع کر کے, اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ ہمیں اس میں بہت زیادہ سرخرو ہوئے. ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور وہ ملک ہے, اس کو کئی اور ملکوں کی سپورٹ موجود تھی, لیکن ہمارا ٹیم ورک جو تھا نا گورنمنٹ کا, لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا, اور جو ہمارے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی اسٹریٹجیز تھی. اور اس وقت آپ کے سامنے پی ایم نے کئی دفعہ بیان دیا کہ رات کو میرے پاس 2 بجے بھی فون آتا تھا, رات کو 4 بجے بھی فون آتا تھا آرمی چیف کا, اور میں نے ان کو فلی اختیارات دے دیے تھے کہ آپ بھرپور کارروائی کریں. اور ہم نے الحمدللہ کارروائی کرتے ہوئے اپنے پاکستانیوں کو, نہ صرف پاکستان میں رہنے والے پاکستانیوں کو, جو اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو بھی عزت دلوائی. اور یہ سب چیزیں ٹیم ورک سے حاصل ہوئی. ٹیم ورک سے حاصل. اور یہ ابھی آپ نے ایک شعر کے اندر ایک بات کہی کہ جو ہمارے بارڈرز کے اوپر فوجی جوان کھڑے ہیں, کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ وہ اپنی فیملی کو چھوڑ کے, اپنے بیوی بچوں کو چھوڑ کے, بہن بھائیوں کو چھوڑ کے 24/7 ہمارے لیے ڈیوٹی دے رہے ہوتے ہیں, اور ہم اپنی فوج کے لیے اتنے غلیظ الفاظ استعمال کر رہے ہوتے ہیں. جو ہم نے ایجنٹس بٹھائے ہوئے ہیں ڈفرینٹ شکلوں میں اوورسیز بیٹھ کے وہ ولاگس کر رہے ہیں, وہ کیا بکواس کرتے ہیں. کیا ہم نے سوچا ہے کہ ہم جو سکون کی نیند سوتے ہیں اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ آپ 1 منٹ کے لیے سوچیں فراز, اگر یہ فوجی جوان ہم آدھے گھنٹے کے لیے بارڈر سے ہٹا دیں تو ہماری کیا سچویشن ہوگی؟ سر میں سمجھتا ہوں کہ پورا پاکستان ان کی نیندیں حرام ہو جائے گی, کیونکہ فوج ہے ایگزیکٹلی, تو عوام موجود ہے. سر تو ہم ہمارا سکون سے یہ سو رہے ہیں, فرض بالکل. بنتا ہے کہ جو فوج فرنٹ فٹ پہ لڑ رہی ہے تو بیک فٹ پہ ہم لڑیں. سر اور وہ ایک ہم جملہ کیسے لڑیں گے؟ اور ایڈ کر دیں, جو عظیم فوج سر, یس, جو عظیم فوج جو لڑ میں رہی ہے سر. سلوٹ پیش کرتا ہوں. اور آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ 10 دن کے لیے گھر سے باہر چلے جائیں نا, آپ کا تو فون پہ کانٹیکٹ ہوگا اپنی فیملی سے, لیکن اس کے باوجود بچے بولتے ہیں کہ بابا جلدی گھر آ جائیں. بابا جلدی گھر آ جائیں. اور آپ ان کا سوچیں جن کے پاس فون بھی نہیں ہے, مہینوں مہینوں سالوں سالوں فون تک پہ کانٹیکٹ نہیں ہوتا, تو کیا وہ کسی کی اولاد نہیں ہے, یا ان کے کوئی بچے نہیں ہیں, یا ان کے ماں نہیں ہے, یا ان کی باپ نہیں ہے؟ تو ہمیں ان کو سلوٹ پیش کرنا چاہیے جن کی وجہ سے ہم سکون کی نیند سوتے ہیں. سکون کی نیند سوچتے ہیں. اور دیکھیں یہ پلاننگ اور ساری چیزیں اسٹریٹجیز ٹیم ورک سے آتی ہیں. آپ کا بھی یہ آفس ہے, اگر یہاں پہ ٹیم ورک نہیں ہوگا تو کام خراب ہو جائے گا. تو اس وقت پاکستان کو جب اس طریقے کی سچویشنز ہوا کرے تو آپ چھوڑ دیں کسی پولیٹیکل, آپ کی پسند ناپسند. دیکھیں سیاست ساری بعد میں, میری ٹاپ پرائرٹی پاکستان ہے, میری پارٹی میرے لیے بعد میں. اگر پاکستان ہے تو میں ہوں اور سیاست ہے. سب سے پہلے ہم سب سے پہلے پاکستان, ہماری ریڈ بالکل, لائن بالکل. پاکستان ہے. بالکل. اگر ہمارے ملک کے اوپر کوئی اس طریقے کی سچویشن کرے گا, اور یہ میں آپ کو بتاؤں فراز کہ یہ افغانستان, یہ اغوانی, یہ انڈیا سے زیادہ خطرناک ہے, کیونکہ یہ آپ میں رہ کے آپ کی جڑیں کھود رہے تھے, جس کے اوپر اب گرینڈ آپریشن شروع ہوا ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں یہ رمضان کا بابرکت مہینہ ہے, اور ہم سب مل کر دعا کریں اپنے پاکستان کے لیے, اپنی افواج پاکستان کے لیے, اپنی حکومت کے لیے, کہ اللہ تعالیٰ ان کو اتنی استطاعت دے, اتنی ہمت دے کہ وہ اس ناسور کو ختم کر کے وہاں سے نکلیں انشاءاللہ. انشاءاللہ. جی میری بہن علینا انصاری صاحبہ, آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں کچھ دن پہلے ابھی نیتن یاہو اور مودی, فرعون مودی, اس کی ملاقات ہوئی, اور اس کے بعد یہ ایک جنگ کا جو سلسلہ ہے وہ سٹارٹ ہو گیا. اس بارے میں آپ کی کیا ہے؟ بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اور ابھی جو یہ پاکستان اور افغان وار ہو رہی ہے, اس میں پیچھے بھی انڈیا ہی کا ہاتھ ہے, اور انڈیا کے ساتھ جو ہے وہ الائی ان کا اسرائیل ہے. تو یہ تینوں نے مل کے جو ہے, کیونکہ انہیں پاکستان کا ایک تو ایٹامک پاور ہونا ہمیشہ سے جو ہے ان کے لیے پریشانی کا باعث ہے. اب انڈیا نے یہ سوچا کہ پاکستان نے تو ہمیں لاسٹ ایئر جنگ میں جواب دے دیا, اور اس کو دنیا نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کی پروفیشنل آرم فورسز نے, نہ صرف فضائیہ نے بلکہ پاکستان آرمی, نیوی, سب نے پروفیشنلی جو ہے وہ ان کو جواب نہیں دیا, سرپرائز کیا. تو وہ سرپرائز انڈیا کے لیے بہت عجیب سرپرائز تھا. اس کے بعد انہوں نے دیکھا کہ کس طرح پاکستان کی ایئر فورس نے انہی کے ملک میں جا کے جو ہے انہی کی تنصیبات کو نشانہ بنایا. تو اب انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اب ہم جو ہیں وہ دشمن
इन्हीं के घर से निकाल के और इन्हीं के ऊपर जो है हम वो उनको इस्तेमाल करते हैं। तो अफ़गानिस्तान को जितनी भी सपोर्ट है, जो मेरा अपना ओपिनियन और भी एनालिस्ट कहते हैं कि ये इसके पीछे इंडिया का हाथ है। मोदी का आप देखें कि वो उनके साथ इसराइल के उनके साथ भी जाके मिला, फिर ट्रम्प, ये पूरा एक अलाई का वो है, क्लस्टर है ये जो मुस्लिम उम्मा के ख़िलाफ़। और फिर वो ये देखते हैं कि ईरान का आपने देखा बड़ा ट्रेजिडिक ये जो है वो इंसिडेंट है कि आयतुल्लाह खुमैनी साहब का किस तरीके से जो है उन्हें, पर अल्लाह ने उन्हें शहादत दी। आप देखें कि कितनी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के मालिक 86 की एज पे भी जो है वो किस तरह अपने मुल्क और इस्लाम के लिए सोच रहे थे, और उन्होंने इस्लाम की सरबुलंदी जी मैं देख रहा था कि 86-87 की तकरीबन एज थी और वो माशाल्लाह लगते नहीं थे और उनमें आप ये देखें कि एक इस्तिकामत जो थी ना, वो आज के एक यंग से भी जो है वो जज्बा था, जुनून था, बिल्कुल सही कह रही हैं। बिल्कुल ऐसा लगता था कि जैसे हम लोग उस वक्त में नहीं थे कि इमाम हुसैन का वो वक्त जो है लौट आया कि जब ऐसे ही जो है उन्होंने कुर्बानी दी और हिम्मत नहीं आ रही और कुफार के आगे जो है वो झुके नहीं। पूरी आपने बताया कि फैमिली और बड़ा ईरानियन अवाम के लिए भी जो है ये बड़ा एक सोगवार और मुश्किल वक्त है। पर देखें वो लोग सब खड़े हैं। अब हम पाकिस्तान की और अफ़गानिस्तान की तरफ आते हैं। ये वही अफ़गानीज़ हैं जो बिज़नेस में आप देखें कि कराची में उनकी कितनी रूट्स हैं, कितना जो बिज़नेस है वो अफ़गानीज़ ही, पाकिस्तान ने जो है वो अफ़गान उनको जो है वो अफ़गानीज़ को रखा, पर उन्होंने देखें कि पाकिस्तान के लिए क्या किया। सबसे ज़्यादा टेररिज्म का शिकार पाकिस्तान रहा है और ये अफ़गान वॉर, अफ़गानीज़, मेरा ख्याल है कि इनका सबसे अहम रोल है। एक चीज़ जो आपने फ़ौज के हवाले से कही, ये बड़ा एक सेंटीमेंटल और इमोशनल वक्त होता है जब आप देखें हम आप इसमें, मैं दोबारा कह रहा हूँ, मेरी अजीम फ़ौज के बारे में कही। बिल्कुल अजीम फ़ौजी के, देखिए मैं आप हम सब जो इस वक्त बैठे हुए वो उनकी वजह से कि वो वहाँ पे सरहदों पे लड़ रहे हैं। एक मैंने फेसबुक पे मैं देख रही थी कि एक फ़ौजी सिपाही वो बॉर्डर पे बैठे हुए और रोज़े का उनके पास एक प्लेट में सामान रखा और दूर दूर तक सिर्फ पहाड़ियाँ ही हैं जहाँ कोई आदम ना आदम ज़ात है। फैमिली के साथ कांटेक्ट तो बहुत दूर की बात है, हम अपनी फैमिली के साथ बड़ी लेविश सी अफ्तारी कर रहे होते हैं, पर वो भी ईमान के साथ, जज्बा हुब्बुल वतनी के साथ जो है वो वहाँ बैठे और हमारे लिए जो है वो वहाँ पे दिफा पाकिस्तान का कर रहे हैं। तो पाकिस्तान फ़ौज जो है और पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद, और फ़ौज के बगैर पाकिस्तान कुछ भी नहीं है। और अगर हम पॉलिटिकल लीडरशिप की बात करें, बिल्कुल पॉलिटिकल लीडरशिप ने लास्ट वॉर के अंदर भी जो है वो बहुत आर्म फोर्सेस के शाना बशाना रहे और स्ट्रेटेजिकली कामयाब रहे, और अभी भी हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप और अवाम जो है वो पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़ी है। बिल्कुल पाकिस्तान फ़ौज के साथ खड़ी है और हमेशा पूरी अवाम, पूरा मुल्क पाकिस्तान अजीम फ़ौज के साथ खड़ा है। शारिक जमाल साहब, आपसे मैं एक तो बहुत सारी बातें डिस्कस करनी है, इतना मासूम सा चेहरा आपने बनाया है कि दिल ही नहीं चाह रहा कि आपसे कोई सियासी सवाल करूं। आप क्या कहेंगे जो एक अजीम सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमीनी साहब की शहादत हुई, उनकी पूरी फैमिली तकरीबन शहीद हो गई? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबको, आप सबसे पहले आपको, आपके तमाम मेहमानों को, देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए फराज भाई, मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूँगा कि सबसे पहले मैं बहुत अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ, बल्कि मैं क्या, हम सबको करना चाहिए, और कि अल्लाह पाक ने इस मुल्क में, पाक सरज़मीन में, पाकिस्तान में हमें पैदा किया, और पैदा करने के बाद इस तरह की जो अफवाज है अल्लाह पाक ने इस मुल्क को अता की और हमें अता करी। देखें, सबसे पहले मैं, मेरी सियासत, मेरी एमपीशिप पाकिस्तान पे, पाकिस्तान की अफवाज पे कुर्बान, ठीक है। ये सब चीज़ तो बहुत बात की बात है कि अगर आज मैं एज अ पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा हूँ, एमपी हूँ, क्या खूबसूरत बात की है, बात ये है कि मेरा पाकिस्तान पूरी फैमिली हमारी, बिल्कुल सही, मेरा पाकिस्तान है, मेरी फ़ौज है, तो मैं हूँ। अब थोड़ी देर आपने जो सवाल किया, अब थोड़ी देर के लिए सोचें कि जो ईरान में हुआ, कल से जो सिलसिला चल रहा है, सुप्रीम कमांडर खमनाई साहब ने जो शहादत नोश फरमाई, कि एक वक्त के लिए सोचें कि अगर हमारी अफवाज कमज़ोर होती तो आज कितने मुल्क जो हैं पाकिस्तान पे नज़रें डाल के बैठे हैं कि पाकिस्तान को हम किसी तरह नुकसान पहुँचाएँ, पाकिस्तान पर अपना कब्ज़ा जमाएँ, या पाकिस्तान में अपनी कोई रिजीम लाएँ या अपनी हुकूमत बनाएँ। मगर मैं कहता हूँ आज भी वो बड़े बख्त लोग हैं, बड़े बदनसीब लोग हैं
جو اتنی سچویشن آج سے نہیں بہت پہلے سے، مگر ہم ریسنٹلی بات کرتے ہیں کیونکہ میموری شارٹ ہے ہمارے لوگوں کی، ان بختوں کی جو پاکستان کے خلاف یا پاکستان کی افواج کے خلاف میں کہتا ہوں بھونکتے ہیں، میں یہ لفظ استعمال کروں گا، کہ وہ آج بھی مئی سے لے کے آج تک کا جو سفر ہے، جو آج افغان وار چل رہی ہے، میں اس کو وار بھی نہیں کہوں گا، وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ہماری افواج سے یا ہم سے پاکستانی قوم سے جنگ لڑ سکیں. ٹھیک ہے، یہ وہ خوارج ہے جن کو اب ٹھکانے لگانے کا وقت آ گیا، جس کو ہمارے آخری نبی پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی نشاندہی کری تھی. یہ وہ لوگ ہیں جو آج ہمارے سوشل میڈیا میں بہت سے لوگ بول رہے ہیں نا، یہ وہی لوگ ہیں جو پاکستان افواج کو توڑنا چاہتے ہیں یا اس کو پسند نہیں کرتے کہ جی مسلمان کو مار رہا ہے. بھائی آپ اٹھائیں قرآن پاک، آپ اٹھائیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ، اس میں دیکھ لیں کہ کیا نشاندہی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کر کے چلے گئے تھے ان کے خلاف. تو یہ وہ چھوڑ دے جی مسلمان ہے تو مسلمان نہیں جی. کون سا مسلمان جو ہے امام بارگاہوں میں مساجدوں میں اور نہتے لوگوں کو جو اس پاکستان میں گھومتے ہیں اس کو آپ جو ہے بم دھماکے میں شہید کر دیتے ہو؟ کن نماز کون سے مسلمان ہو بھائی جہاں آپ جا کے امام بارگاہوں کو اور مسجدوں کو نہیں بخشے ہو؟ تو بھائی یہ سب تو وہ لوگ ہیں جو چاہتے ہی نہیں ہیں. آج بھی ان بختوں کو یہ تمیز نہیں ہے، یہ سمجھ نہیں آ رہا کہ آج سے نہیں جب سے پاکستان وجود میں آیا ہے کہ یہ جتنے بھی پاکستان کے دشمن ہیں وہ صرف ایک چیز چاہتے ہیں کہ اس کی عوام کو ان کی فوج کے خلاف لڑوا دو، کیونکہ فوج جب تک شکست نہیں کھا سکتی جب تک پاکستان کی عوام فوج کے خلاف نہ ہو جائے. تو انشاءاللہ یہ ہم سب بیٹھے، تمام سیاسی جو میرے خیال سے میجر سیاسی جماعتیں ہیں جو بیٹھی ہوئی ہیں اس پاکستان کی، تینوں نمائندے اس کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو انشاءاللہ جب تک ہم ہیں، میں اپنی تو گارنٹی دے سکتا ہوں، فہد بھائی اپنی دے سکتے ہیں، انیلا جو ہیں وہ اپنی دے سکتی ہیں، اپنی پارٹی کی دے سکتی ہیں، کہ جب تک ہم ہیں ہم یہ کرنے نہیں دیں گے. یہ کسی کو بھی جو پاکستانی ہے، چاہے پاکستان کا باہر رہ کے دشمنی کر رہے یا کسی بھی ممالک، اپنے فوج سے کے خلاف ہونے نہیں دیں گے. ہم ان کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، ان کے ہر اسٹیپ کو اپنی گورنمنٹ جو ہماری پاکستان کی گورنمنٹ ہے ان کے ساتھ اپنے ملک کے دفاع میں جو بھی وہ کام کریں گے ایز اے ایم پی اے ایم کیو ایم پاکستان، ہم ان کے ساتھ ہیں، ہم ان کے ساتھ موجود ہیں. اور انشاءاللہ جب بھی اس ملک پہ میلی آنکھ کسی نے ڈالی، ہم تو دور کی بات ہے ہماری افواج ہی کافی ہے، ہم اپنے افواج کے ساتھ جب ضرورت پڑی ہم حاضر ہوں گے. ہم حاضر ہوں گے. جی فہد صاحب، میں آپ سے پوچھ رہا تھا، آج وزیر اعظم پاکستان کا قومی سلامتی کا اجلاس بھی تھا جس میں ہمارے عظیم فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب بھی موجود تھے، اور ایک سوال میں ہی دو سوال کر رہا ہوں. آج محسن نقوی صاحب نے بھی علماء کرام سے ملاقات کی اور متحد ہونے کا جو ہمیں درس دیا، اس حوالے سے آپ کیا کہیں گے؟ ڈیفینیٹلی کیونکہ وزیر اعظم کا آپ کو پتا ہوگا رشیا کا دورہ تھا جو انہوں نے منسوخ کیا، جی، اور آج قومی سلامتی کی میٹنگ بلائی، اور یہ رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ اسٹیٹ آف مطلب سی ای او آف دا اسٹیٹ پرائم منسٹر آف پاکستان کی، اس میں ہمارے فیلڈ مارشل بھی موجود تھے اور بھی سارے منسٹرز بھی موجود تھے اور بھی لوگ موجود تھے. اس کے بعد محسن نقوی کیونکہ اس وقت انٹیریئر منسٹر ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ کل سے جو یہ سچویشن ایران والی شروع ہوئی ہے اس کے بعد سے کچھ یہاں پہ بھی دھرنوں کا سلسلہ جاری ہوا ہے پورے ملک کے اندر، اور پرامن دھرنے. محسن نقوی صاحب نے بھی یہی کہا کہ ہم بھی اس میں اتنے ہی شریک ہیں جتنا آپ کا غم ہے اتنا ہمارا بھی غم ہے. ڈیفینیٹلی بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. وہ ایک عظیم لیڈر تھے اور خمینی صاحب اور مسلمان ملک کے تھے، اور ڈیفینیٹلی کہ ہم نے ان کو سپورٹ کرنا ہے. ایران سے ہمارے بڑے اچھے تعلقات بھی تھے اور ابھی بھی ہیں، تو انہوں نے یہی کہا کہ پرامن احتجاج کریں. اب کچھ اس طریقے کے اس کے اندر بھی شر پسند آ جاتے ہیں جو کہ اس پرامن کو خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ڈیفینیٹلی کہ جو یہ نقصان ہوا وہ پوری دنیا کے لیے ایک نقصان ہے، اور اس کے اوپر جو بھی وزیر اعظم نے آج قومی سلامتی میں، کیونکہ اس کا کوئی بیانیہ جاری نہیں ہوا ہے فی الحال کہ کیا اسٹریٹجیز ہیں آگے کی کہ ہم نے کیا کرنا ہے، وہ جو بھی ہوگا ڈیفینیٹلی سب سے پہلے کہ میڈیا والوں کو ہی پتہ لگتا ہے، میڈیا چینلز کو ہی پتہ لگتا ہے. لیکن حکومت پاکستان اس وقت ہر اس مشکل کی گھڑی میں عوام کے ساتھ ہے. جو ان کا غم ہے وہی حکومت پاکستان کا. اب دیکھیں نا، پاکستان کے لیے اس وقت دو سچویشنز ہیں. ایک طرف وہ افغانستان کے ساتھ لڑ رہے ہیں اور بیک ٹو بیک مطلب آپ کے سامنے کتنی ساری تعداد آپ نے بتائی، اور دیکھیں یہ بہت ضروری ہے. فراز میں بتاؤں، اگر افغانی سب سے بڑا ناسور ہے، میں جس حلقے سے اس دفعہ الیکشن لڑا تھا اس کے اندر ان کی بہت بڑی تعداد تھی. اچھا، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اپنے گھروں کے اوپر افغانستان کا جھنڈا لگاتے ہیں، اپنے سینوں پہ پاکستان کے بجائے افغانستان کا بیج لگاتے ہیں. میں نے کافی جگہ ان کو آئیڈینٹیفائی کیا
मुख्तलिफ जो हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनको बताया कि इनके ऊपर आके कोई ना कोई कार्रवाई करें, और फ़ौरन हुआ। या आपने सोराब गोट का नाम सुना होगा कराची जी में, जी। उसी हल्के से मैंने इस दफ़ा इलेक्शन लड़ा था। अच्छा। तो मेरी पेनिट्रेशन इलेक्शन और उससे पहले बहुत ज़्यादा थी, आज भी उस हल्के में बहुत ज़्यादा है। मेरा ऑफिस है, मैं वहाँ डेली की बेसिस पे जाता हूँ। तो वहाँ पे जो इश्यूज़ हैं ना वो थोड़े डिफरेंट इश्यूज़ हैं कि वहाँ पे मेजॉरिटी अगवानी है, और कई अगवान बस्तियों को अभी पिछले दिनों खाली कराया गया, लेकिन अभी लेकिन भी फारूक भाई, मौजूद है। जब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह तमाम मुसलमान पढ़ते हैं तो तमाम मुसलमान एक क्यों नहीं है? देखिए, मुसलमान एक डेफिनेटली के मुसलमानों में भी कैटेगरीज है ना, कि जिनका ईमान मजबूत है और जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर सल्लल्लाहु अलैहि मतलब वसल्लम। फोकस करते हैं या ईमान रखते हैं, उनका तो ईमान मजबूत है। और जो किसी के एजेंडे के ऊपर काम करते हैं, जैसे अभी शारिक भाई ने एक बात बोली कि उनको हम मुसलमान ही नहीं समझते, जो अपने मुसलमानों को ही इमाम बारगाहों और मसाजिदों के अंदर बम धमाके से शहीद करते हैं, क्या आप उनको मुसलमान समझते हैं? अल्लाह देखिए, ये अकबर। तो आप किसी और, मतलब मैं कहता हूँ इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ बीइंग अ मुसलमान, कि आप यहूदी को भी नहीं मार सकते, हमारे इस्लाम में ये भी नहीं है। या कितनी इंसानियत, बड़ी बात किसी है। भी इंसान को आप नहीं किसी इंसान को नहीं मार सकते आप इस तरीके से। हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम एक भी सुन्नत पे अमल करना शुरू कर दें तो हमारी शख्सियत चेंज हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। एक शख्सियत भी, चेंज हो मैं जाएगी, कहता हूँ मुल्क एक चेंज हो भी, जाएगा, पूरी दुनिया चेंज हो एक जाएगी। सही भी। कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह तो रहे हैं। क्या आप इनको समझते हैं कि ये मुसलमान है? मतलब नाम के मुसलमान है। आप मुसलमान के ऊपर ही हमला करते हैं, किसी के एजेंडे के ऊपर काम कर रहे हैं। लेकिन मुझे ये बहुत फ़ख्र है और अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि हमारी जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ हैं, अजीम फ़ौज जो है हमारी, अजीम और फौज। बॉर्डर्स के ऊपर जो खड़े हुए हैं, जब वो स्ट्राइक करते हैं ना तो उनका एक मुंह से अल्फाज निकलता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। जब वो अपने घर से निकलते हैं ना तो वो अपने वालदैन से, बीवी बच्चों से ऐसे मिलके निकलते हैं कि जैसे वो आखिरी दफ़ा जा रहे हैं, आखिरी दफा क्योंकि ईमान मजबूत है। ईमान मजबूत। और ईमान, इस्लाम, देखें ये कंटिन्यूटी चलती है ना। जंग बदर में जो सिचुएशंस हुई, आज वही कंटिन्यूटी है। कंपैरिजन तो आप कभी भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो अजीम हमारे लीडर्स थे उस वक्त के, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सल्लल्लाहु जो अलैहि वसल्लम। साथ जितने भी लोग चले वो हमारे अजीम लीडर्स थे। उन्होंने मिसाल कायम की है। गोरा भी मिसाल देता है, गोरा भी मिसाल देता है, उसकी सर, कंटिन्यूटी सारी है ना, दुनिया के अजीम लीडर हैं हमारे उसकी प्यारे नबी कंटिन्यू सल्लल्लाहु अलैहि एग्जैक्टली वसल्लम। उसकी कंटिन्यूटी है ना। आज जो हमारी फौज इस वक्त बॉर्डर्स के ऊपर है, जी, जी। अपने मुल्क को, अपने इस्लाम को सेव करने के लिए खड़े, तो वो ईमान मजबूत है। वो ये सोच के निकलते हैं या तो मार देंगे या तो शहीद हो जाएंगे। शहीद हो जाएंगे। अगर आप अपना ईमान मजबूत कर लें, और ईमान मजबूत करने के लिए देखिए, सबसे पहली बात, अब रमज़ान का महीना है, हमें 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करनी पड़ेगी। हमें कुरान को तर्जुमे से पढ़ना पड़ेगा। जब हम उस कुरान को तर्जुमे से पढ़ेंगे ना तो हमारे अंदर शख्सियत में चेंज आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि हमें वो समझ में आएगा। अरबी बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आती, अरबी बहुत सारे लोगों को समझ हम में पढ़ नहीं तो आती। लेते हैं, लेकिन उसको तर्जुमे से पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि कितनी कुर्बानियां थी। तर्जुमे में तो सब सारी चीजें छुपी हुई हैं सर। भले आप रोज एक पेपर पढ़ें, बिल्कुल पढ़ना चाहिए, लेकिन तर्जुमे से पढ़ें। मैं कहता हूं कि आपके अंदर 100% चेंज है। आपकी शख्सियत में निखार आ जाएगा, चेंज हो जाएगी। मुझे मजबूरी है ब्रेक पे जाना है, लेकिन मैं चाहता हूं कि हम सब इस तरीके से ब्रेक पे जाएं कि पाकिस्तान की अजीम फौज का नारा लगाते हुए, पाकिस्तान अजीम फौज जिंदाबाद। नाज़रीन, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, मैं हूं पाकिस्तान, मेरे साथ मौजूद हैं खूबसूरत पाकिस्तानी जी। सैयद शारिक जमाल साहब, एमक्यूएम पाकिस्तान की इस बारे में जो इतनी बड़ी शहादत हुई है सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़मीनी साहब की, उनकी दामाद, उनकी बहू, उनका बेटा बेटी, नवासी, उनके आर्मी चीफ, ये बड़ी दर्दनाक बात है। मुझे बताते हुए भी तकलीफ़ हो रही है सर। अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मुकाम अता फरमाए। तो एमक्यूएम पाकिस्तान इस बारे में क्या कहती है सर? जो एक शहरी वो इसमें लाजमी सोगवार है। और सामना साहब की जो एज थी और जिस बहादुरी से वो जो है वो एक चीज़ का जो सामना कर रहे थे, मामला आपको पता है ईरान के कोई आज के नहीं थे, मगर वो उनके एक अल्फाज थे कि ना मैं ज़रूरी हूँ, ना ईरान ज़रूरी है, इस्लाम ज़रूरी है। बड़े उनके बड़े मकबूल अल्फाज थे, बल्कि मैंने आज ये ट्वीट भी किया उनकी अल्फाज के साथ ताज़ियत। पर मेरी दुआ है रब से अल्लाह पाक उनके अहले खाना जितने लोग ने शहादत नोश करी, अल्लाह पाक उसको अच्छे दर्जात में कबूल फरमाए। और लाजमी हम सब की हमदर्दी तमाम मुसलमानों के साथ, और ख़ास तौर पे जो ईरानी कौम है उसके साथ एक बहुत बड़ा गम है, क्योंकि एक आपकी मुल्क की जो
ٹاپ کی جو ہیرارکی ہے، ٹاپ کے جو لوگ ہیں، ان سب کی شہادت ہو گئی ہے. تو بس یہی ہے کہ ایم کیو ایم میرے خیال سے ہر مسلمان کا دل سوگوار ہے، اور کیونکہ ایسا ہونا نہیں چاہیے تھا کہ کوئی بھی اگر یہ سوچے کہ ایسا ہوگا تو پھر وہ ہے. سب دل ہل جاتا ہے، روح ہل جاتی ہے. مگر رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور اللہ پاک نے جو ہے وہ شہادت دی ہے. آپ اس کو کچھ بھی کہیں کہ سامنے تو جو عظیم طاقت تھی شہادت وہ ملی ہے، عظیم شہادت ہے جو جن کے ہاتھوں سے ملی، جن کے خلاف جو ہیں وہ ہم بھی ہیں اور کھڑے رہیں گے. اور باقی بس اللہ پاک جو ہے قبول فرمائے. اللہ پاک ہم سب کے اندر یہ جذبہ دے کہ ہم اپنے دین کے لیے، اپنے ملک کے لیے ایسی شہادت پیش کر سکیں کہ جب یہ وقت آئے تو ہمارے دماغ میں ہلکا سا بھی، تھوڑا سا بھی وسوسہ نہ آئے کہ ہم نے بس ہماری جان بچ جائے. نہیں بھائی، اگر ہے کبھی ملک کے، اللہ نہ کرے ہمارے ملک پہ ایسا وقت آئے، ہماری افواج موجود ہے، مگر اللہ پاک ہمیں بھی یہ جذبہ دے کہ ہم بھی سب جو ہے شہادت کے لیے ہم موجود جب بھی ہیں، ہم شہادت کے حاضر لیے ہیں، تیار بالکل رہیں. کہیں ہلکا سا بھی وسوسہ یہ اللہ شیطان ذہن میں نہ ڈالے کہ ہماری جان بچ جائے، کیونکہ اس کی امانت ہے جان، اور اسی کے راستے میں چلے جائے تو اس سے بڑی کیا بات. کیا بات کی آپ نے، سبحان اللہ، سبحان اللہ. جی انیل انصاری صاحبہ، میں آپ سے کہوں گا کہ اب ہم تھوڑا سا سیاسی گفتگو کی طرف ہلکا پھلکا ہیں. سی ایم مراد علی شاہ صاحب کراچی کی سڑکوں پہ تو ماشاءاللہ نظر آ رہے ہیں اور عوام میں بھی نظر آ رہے ہیں. یہ ان کا اچھا اقدام ہے کہ وہ روڈوں پہ آ گئے لوگوں کے بیچ میں. حیدرآباد ہے، ماتلی ہے، حیدرآباد کو قبرستان نہیں بنا. میئر کاشف شروع صاحب سے 1 سال ہو گیا پورا، پچھلے رمضان سے لے کے اب تک میں کہتا آیا ہوں. وہ کہتے ہیں کسی اور کی ذمہ داری ہے، کوئی اور کہتا ہے کسی اور کی ذمہ داری ہے. یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے. مرنے کے بعد ہمیں بھی قبر میں ہی جانا ہے. تو سی ایم صاحب سے میں بھی گزارش کروں گا، آپ بھی گزارش کریں کہ حیدرآباد کا بھی ایک ہنگامی دورہ رکھیں. حیدرآباد خاص طور پہ لطیف آباد میں وزٹ کریں تاکہ ان کے سامنے بہت ساری چیزیں کھل کر سامنے آ جائیں گی. آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کیونکہ کراچی جو تھا وہ سب سے پہلے جو ہے اس کے مسائل زیادہ پائل اپ ہو گئے تھے، تو اس کی طرف توجہ پہلے دی گئی، اور سندھ کے اور دوسرے شہروں کی طرف بھی انشاءاللہ سی ایم سندھ جائیں گے. اور بلکہ آج ہی میں ان کو جو ہے وہ ان کے واٹس ایپ پہ میسج کروں گی کہ پلیز. میری بہن آپ بھی 1 سال سے کوشش کر رہی ہیں لیکن کچھ بھی نہیں ہو رہا. نہیں ہو سکا. دیکھیں آپ کے شورو صاحب کے ساتھ کافی پروڈکٹیو میٹنگز بھی ہوئی، پھر ڈیلیز کدھر ہیں وہ بات سمجھ نہیں آتی ہے کہ پھر کیوں نہیں امپلیمنٹیشن ہو رہی ہے اور کام وہ کیوں نہیں، وہ مسئلہ حل کیوں نہیں ہو پا رہا ہے. ہونا چاہیے نا، بالکل ہونا چاہیے. آپ نے لاسٹ ٹائم میری آپ سے ملاقات ہوئی تھی، آپ نے کہا نہیں بس وہ مسئلہ حل ہونے کے قریب ہے. میری بہت اچھی ان سے ملاقات رہی. اب یہ کر سکتے ہیں کہ میں اور آپ جو ہے وہ مل کے ساتھ جا سکتے ہیں، اور سی ایم سندھ کو جو ہے وہ ضرور ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پلیز اس مسئلے کو جو ہے نا وہ پرائرٹی پہ جو ہے نا حل کیا جائے. دیکھیں نیت سب کی اچھی ہے، کام کرنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں ہو پاتا یہ ہونا چاہیے. اور جب آپ اپنے لوگوں میں نکلتے ہیں نا، میں پھر کریڈٹ دوں گا مراد علی شاہ صاحب کو کہ وہ لوگوں میں نکلے ہیں تو اب انہیں پتہ چلے گا کہ ایکچوئل لوگ کتنا پریشان ہیں. جب روڈ پہ آتے ہیں، عوام میں آتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی ہماری آنکھ سے چھپا ہوا تھا، یہ چیز بھی ہماری آنکھ سے چھپی ہوئی تھی. سب اچھا نہیں ہے، بہت اچھا ہے لیکن سب اچھا نہیں ہے. میں آؤں گا میری بہن آپ کی طرف. مریم نواز صاحبہ کے پاس کون سی جادو کی چھڑی ہے جو انہوں نے، میں اکثر سوشل میڈیا بھی دیکھ رہا ہوتا ہوں، پنجاب بھی جانا ہوتا ہے تو لاہور کو تو ماشاءاللہ انہوں نے بڑا خوبصورت بنا دیا. تو یہ آپ کے ہوتے ہوئے سندھ کیوں نہیں بہتری کی طرف آ رہا؟ فیڈرل کو اقدام اٹھائے نا سر. فراز، جب بھی میں کسی ٹاک شو میں، مارننگ شو میں، رمضان ٹرانسمیشن میں بیٹھتا ہوں تو میرے قائد کی بیٹی مریم نواز کا ضرور ذکر ہوتا ہے. اور جب ذکر ہوتا ہے میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے کہ انہوں نے پاکستان میں مثال قائم کر دی. اور صرف لاہور کی بات نہ کرے، پنجاب کی بات، پورے پنجاب کی بات کرے، چاہے وہ پنجاب کا کوئی چھوٹا گاؤں ہو یا کوئی بڑا شہر ہو، ہر جگہ ڈیولپمنٹ بہت تیزی سے ہو رہی ہے. اچھا، یہ 2 سال کا ٹینیور ہے سر. میں آپ کو آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. میرا اکثر سرگودا جانا ہوتا ہے، شاہینوں کا شہر ہے، اکثر جانا ہوتا ہے. وہاں ایک لنک روڈ تھا، وہ ٹوٹا ہوا تھا نا. تو میں نے کہا اس روڈ پہ کیوں نہیں پنجاب گورنمنٹ کی نظر پڑ رہی؟ آپ یقین جانے میں اگلی دفعہ گیا ہوں تو وہ روڈ بنا ہوا تھا. اتنی تیزی سے ترقیاتی کام ہو رہے ہیں وہاں. دیکھیں، میں ہمیشہ ایک بات کہتا ہوں، اور مختلف پوڈ کاسٹ میں بھی آج کل لوگ بہت زیادہ بلانے لگ گئے ہیں، کیونکہ مریم نواز نے نا ہم پی ایم ایل این والوں کو بہت زیادہ انرجی ڈال دی ہے، انرجی ڈرنک پلا دی ہے کام کر کر کے ادھر. اور الحمدللہ اس کراچی سے اور پورے سندھ سے ہمیں لوگ بہت زیادہ اس چیز کے اوپر اپریشیٹ کر رہے ہیں اور اٹریکٹ کر رہے ہیں. اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ ڈیلی جب سوشل میڈیا آپ کھولیں گے تو یہ مختلف چینلز پہ بیٹھے ہوئے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مریم نواز جیسا سی ایم چاہیے، یا ڈیفینیٹلی کہ ان کی کارکردگی چاہیے.
तो मरियम नवाज फराज कोई आसमान से नहीं उतरी, मरियम नवाज भी इंसानों में से हैं और मरियम नवाज भी इसी पाकिस्तान में रहती हैं। लेकिन मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। अगर आप काम करना चाहें ना तो कुछ भी, नथिंग इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। उनके अंदर जुस्तजू थी। शहबाज शरीफ साहब जो कि 10 साल चीफ मिनिस्टर पंजाब रहे, उन्होंने पंजाब को बहुत डेवलप किया। उससे पहले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ सीएम थे, उन्होंने पंजाब को बहुत डेवलप किया। उसी लेगेसी को लेते हुए, अपनी फैमिली को देखते हुए, उसी को आज वो कंटिन्यूटी में और मॉडिफाई करती जा रही हैं। वही बजट्स हैं, वही लोग हैं, वही पुलिस है, वही ब्यूरोक्रेसी है, तो क्यों इतना बड़ा डिफरेंस है? जबकि मैं आपके इस प्रोग्राम के तवज्जुह से ये भी बताऊं सर, कि कहे ना दिल की बात शाहीन की परवाज़ से। मैं सीएम सिंध साहब को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ, कई दफ़ा हमारी उनसे मुलाकातें हैं। ही इज़ अ वेरी कॉम्पिटेंट एंड एजुकेटेड पर्सन, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वो काम क्यों नहीं कर रहे, ये सवाल ज़रूर उनसे पूछा जाए कि सीएम साहब आप हमें बताएं कि कोई अगर परेशानी है, या वज़ीर आज़म को बताएं कि कोई परेशानी है। अगर किसी ने स्टॉप किया हुआ है तो वो मरियम नवाज को भी स्टॉप करें काम करने से। जबकि मुर्तज़ा वहाब भी खूब पढ़े लिखे आदमी है। देखें, जो अच्छे लोग हैं वो अच्छे उनकी लोग। वालदा बहुत पीपल्स नफीस और पार्टी बहुत अच्छी में खातून बहुत थी। सारे लोग बहुत अच्छे हैं। नासिर हुसैन शाह बड़े अच्छे आदमी जी, हैं, काम बहुत करने अच्छे। वाले आदमी हैं, और बहुत सारे लेकिन मिनिस्टर्स सर हैं। इस बात में तो क्रेडिट देंगे ना कि अब Deliverance- सीएम साहब आवाम के बीच में मौजूद हैं। बहुत इस बात अच्छी में तो बात है, क्रेडिट देंगे ना पीपल्स बहुत पार्टी अच्छी को। बात है। मैं आपको बताऊं कि मैं बिल्कुल क्रेडिट दूंगा, और मैं मरियम नवाज से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज अपनी स्पीड को थोड़ा और बढ़ाएं, ताकि इधर भी सिंध में भी और भी मिनिस्टर्स रोड पे निकल के आना शुरू हो जाए। देखिए, उनकी कारकर्दगी की वजह से हमारे यहाँ काम शुरू हो गया, कितनी बड़ी बात है। जी हाँ, माशाल्लाह। देखिए, यहाँ कंपैरिजन तो होता है ना, कंपटीशन भी होता है। पॉजिटिव कंपटीशन सरदारी साहब ने मीटिंग में बैठ के जो बात की, वो बड़े बड़े चैनल्स ने ब्रेक की। अब उसमें क्या आया, कितनी सदाकत है या नहीं है, लेकिन लाजमी बात है कि अब सोशल मीडिया पे सरदारी साहब भी दर्द रखते हैं ना, आवाम आम का दर्द रखते हैं, yes, तभी तो ये बात कर रहे 3 हैं। महीने का अल्टीमेटम दिया। अब आम आवाम बात करना शुरू हो गई है कि सिंध में क्यों नहीं हमें फैसिलिटीज मिल रही। अगर मेयर साहब ने ये बोला कि मैं भी बसंत मनाऊंगा, तो आप खुदारा जाके 3 महीने की ट्रेनिंग ले लें मरियम नवाज से कि रोडें कैसे बनती हैं, पार्क्स कैसे बनते हैं, और चीजें कैसे बनती हैं। तो देखिए, मैं मतलब कि कभी भी क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला मरियम नवाज को भी इतनी हिम्मत दे कि वो और काम की स्पीड बढ़ाएं, और उसको देखा देखी दूसरे सूबे भी उनको मतलब कैप्चर करें और कंपटीशन हो। देखिए, मैं आपको एक और बात बताऊं कि वहां अब आप एक एक कंपैरिजन देखें, बलूचिस्तान, KPK, सिंध एंड पंजाब। 2 साल की गवर्नमेंट है अभी तक, 2 साल हो गए इलेक्शन को हुए हुए। आप KPK में देखें, कई दफा वजीर शफल हुए, सीएम भी चेंज हुआ। सिंध में देखिए, कई दफा वजीर शफल हुए, सीएम वही के वही हैं। पंजाब में जो डे फर्स्ट से वजीर थे और सीएम थे, आज तक वही हैं। कि आप यहां से उठा के, अगर वो एजुकेशन में काम नहीं कर रहा तो उसको हेल्थ दे दें, हेल्थ में काम नहीं कर रहा तो कुछ और दे सर, दें। हेल्थ में तो पीपल्स पार्टी तो बहुत अच्छा मेरी काम बात कर सुने रही ना, है। मतलब कि आप उनको चेंज कर रहे हैं, उनको हटा दें। जो काम करने वाला नहीं है उनको हटा दें। मैं ये समझता हूं कि मरियम नवाज की एडमिनिस्ट्रेशन इतनी सख्त है और मेरिट इतना ज्यादा वो करती हैं कि किसी वजीर को हटाने की जरूरत ही नहीं है। जब आप देखेंगे ना, जब आप देखते हैं ऊपर से नीचे तक सिस्टम के, यार अगर मैंने कुछ किया तो मेरी छुट्टी हो जाएगी, तो फिर आप भी सीधे हो जाएंगे। सिचुएशन को देखते हुए लॉ एंड ऑर्डर पंजाब का मैं अपनी कितना जबरदस्त है। जी हाँ, बहुत अच्छा है। मैं क्यों जरा है? अपनी बहन से भी मौका मेरी ले लूं। पहले टाइम हमारे पास- मेरी पूरी जी, बात जी, सुने जल्दी ना। से। क्यों है लॉ एंड ऑर्डर? क्योंकि सीएम स्ट्रिक्ट है। सीएम सिफारिश नहीं करती किसी SHO को लगा दो या SSP को हटा दो या लगा दो। IG के पास इख्तियार है। अगर सिंध के अंदर IG को इख्तियार दे दें, मैं कहता हूं 1 हफ्ते में पुलिस सही हो जाएगी। 1 हफ्ते में पुलिस से जाइए। मेरी प्यारी बहन अलीना अंसारी साहिबा, क्रेडिट तो इन्होंने फहाद शफी साहब ने सीएम सिंध मुराद अली शाह साहब को दिया कि माशाल्लाह आवाम के बीच में आ गए। बिल्कुल आना चाहिए, और सुन भी रहे हैं। तो क्या बहुत सारी चीज़ें उनकी नज़रों के सामने आ रही हैं? देखिए, आवाम के साथ वो ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम वो जो है वो रोड्स पर आए या आवाम के साथ नहीं, आए। पहले भी आए, लेकिन एक देखिए, फ्रेंडली पहले रिश्ता भी आते अच्छा रहे। देखिए, कायम हो अगर और हम- मजीद मजबूत देखिए, हो। अगर हम प्रेसिडेंट जरदारी की बात करें तो प्रेसिडेंट जरदारी ही वो 2008 में पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाने वाले थे, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है वो मुत्तहद हुआ और आज वो मेरी बहन, इसमें पाकिस्तान कोई दो राय नहीं है। दायम है। अच्छा, अगर हम सिंध की और ख़ास तौर पे कराची की बात करते हैं, देखिए कराची जो है वो कॉस्मोपॉलिटन
सिटी है, पॉपुलेशन साइज इसका बढ़ता जा रहा है, जितने वसाइल नहीं हैं उतने मसाइल हैं। दूसरे सूबों का जो प्रेशर है वो कराची के लोगों की जो सहूलियात उन्हें मिलनी चाहिए वो लोग आते हैं और वो अवेल कर रहे होते हैं। कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा रेवेन्यू देने वाला शहर है और पूरे पाकिस्तान की माँ है, तो माँ के पास सारे सूबों से लोग आते हैं, तो इसलिए मसाइल देखें। बिल्कुल सिंध गवर्नमेंट आप जिस तरह कह रहे हैं कि हेल्थ में काम किया, हेल्थ में औरतों बहुत के लिए अच्छा काम किया, साथ के साथ मेरे पाकिस्तानियों के लिए मैसेज भी। पाकिस्तानियों के लिए ये मैसेज है कि प्लीज़ आप मुश्तइल ना हो, रमज़ान के महीने का एहतराम करें और अनगाइडेडली किसी के पीछे ना जाएं और ना अपने मुल्क की, अपने शहरों की अमलाक को नुकसान पहुंचाएं। जी शारिक भाई, मेरे पाकिस्तानियों के लिए मैसेज। मैं पाकिस्तानियों के लिए मैसेज तो नहीं दूंगा, बस एंड में जो है आपने जो है वही मैसेज होगा मेरी पाकिस्तानियों के लिए। माशाल्लाह आपने सब ने कहा कि फ़लाँ भी अच्छा बंदा है, नियतें भी सबकी अच्छी हैं, फिर मुझे समझ में नहीं आ रहा ये शहर बन क्यों नहीं रहा। अच्छा, मेरी बातों की, एमक्यूएम पाकिस्तान की बातों की ये तस्दीक है कि सदर जरदारी जो हैं वो कराची आए और उन्होंने, हमने तो मीडिया पे देखा कि सीएम साहब की भी खिंचाई करी और मेयर साहब की भी खिंचाई करी। इसका मतलब इससे पहले ये सब उनको वो देते थे कि ये सब अच्छे की रिपोर्ट है, बहुत ज़बरदस्त हो रहा है, और सीएम को जो नीचे वाले जिनको आप अच्छी नीयत वाला बोल रहे हैं वो उनको रिपोर्ट देते थे कि भाई सब अच्छा हो रहा है। चले अब निकल गए, अब देखते कि 3 महीने में क्या होता है, मगर कोई ऐसी हलचल नहीं है। सदर जरदारी साहब पहली सदर हैं, आप देख रहे हैं वो सारी चीजों को। बोल रहा हूँ, जिन डिपार्टमेंट के पास काम है ना, आज भी उधर वैसे ही जो है ना फुल चिल माहौल चल रहा है, वैसे ही फाइलें बन रही हैं। मैं आपसे लिख के दे दूँ सर, आखिर मेरे पाकिस्तानियों के लिए मुत्तहिद होने वाला मैसेज दे दें। मेरे पाकिस्तानियों के लिए भाई यही मैसेज है कि अच्छे की उम्मीद रखें, अल्लाह पाक से उम्मीद रखें। इस मुल्क की, इस शहर की जितनी भी जद्दोजहद है उसमें अल्लाह को अपने साथ मिलाएं, अल्लाह को नाराज़ ना करें। फात भाई ने जिस तरह बोला था कि बहुत अच्छी बात करी कि नमाज पढ़ें, 5 वक्त की नमाज पढ़े, अल्लाह बुला रहा है, अल्लाह बुला रहा है। अपनी इस कोशिशों में अल्लाह फात भाई जल्दी से 10 सेकंड का देखिए, मेरा ये पैगाम है अपने पाकिस्तान के नौजवान और लोगों से भी कि देखिए, हमारी फौज सरहदों पर हमारे लिए अपनी जान कुर्बान कर रही है। कि हमारा भी फर्ज है कि हम उनके पीछे बैठ के उनको शेल्टर दें और जो पाकिस्तान का पॉजिटिव इमेज है उसको मैक्सिमम सोशल मीडिया पे फॉरवर्ड करें, सोशल मीडिया पे पोस्ट करें, ताकि मैक्सिमम पाकिस्तान का जो इमेज है अच्छा, और जो नेगेटिविटी है पाकिस्तान के खिलाफ उसको रद्द करें, क्योंकि इस वक्त सोशल मीडिया सबसे पावरफुल टूल है और यही हमारा फर्ज है कि हमने उनको सपोर्ट करें। साहब बहुत शुक्रिया, शारिक जमाल साहब आपका बहुत शुक्रिया, मेरी बहन नीना सईद साहब आपका बहुत शुक्रिया। यकीनन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की और एमक्यूएम पाकिस्तान, मुस्लिम लीग नून और तमाम जो पार्टियाँ हैं, पीटीआई है या जमात इस्लामी, सब मुत्तहद होकर काम करें। सदर जरदारी साहब यकीनन सिंध में हैं और वो सारी चीज़ें देख रहे हैं, दर्द रखते हैं अवाम का। वज़ीर आज़म पाकिस्तान दर्द रखते हैं। हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब पूरी पाकिस्तान कौम से मोहब्बत भी रखते हैं और दर्द भी रखते हैं। ये तेरा पाकिस्तान है, ये मेरा पाकिस्तान है, इस पे दिल कुर्बान और इस पे जान भी कुर्बान है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान अफवाज जिंदाबाद, पाकिस्तान अवाम जिंदाबाद।